रोज दादाजी के रूम में पहुंचकर देखता है। दादाजी अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तभी रोद ने कहा, दादू। दूध की आवाज़ सुनकर दादाजी अपनी आंखें खोलते हैं। दादाजी ने रोद को देखकर कहा, क्या हुआ रोद, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? तो रोद ने कहा, मैं आपसे यहाँ कुछ बात करने आया हूँ, क्योंकि आगे मैं जो करने वाला हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तो मैंने अपना बच्चा खोया है। कल को अगर रुचि, आदि आपको या फिर चाचू की फैमिली को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अब टाइम आ गया है उन्हें जवाब देने का। तो दादाजी ने कहा, तुम्हें जो करना है करो रुद्र, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अपनी बेटी और बहू की मौत तो मैंने बर्दाश्त कर ली है, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे परपोते को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। दादाजी की बात सुनकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। वहीं त्रिशा अपने रूम में पागलों की तरह हंस रही थी। त्रिशा ने हंसते हुए खुद से कहा, रोज सिंह ओबरॉय, अब तुम्हारे घर में हमेशा मातम ही छाया रहेगा। मैं इस मातम को कभी यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। अभी तो तुमने सिर्फ अपना बच्चा खोया है, लेकिन बहुत जल्दी तुम अपने फैमिली वालों को भी खोने वाले हो। रोद अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी प्राची ने उसे रोकते हुए कहा, रोद, ये खाना रुचि को खिला देना, सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया। तो रुद्र प्राची के हाथों से प्लेट लेकर रूम की तरफ चला जाता है। रुचि अभी भी सो रही थी, तो रुद्र ने रुचि के पास जाकर प्यार से उसे उठाते हुए कहा, जान उठ जाओ और खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। रोद की आवाज़ सुनकर रुचि कसमसा कर करवटें बदलती है और लेकर फिर लेट जाती है। तो रोद प्लेट वहीं टेबल पे रखकर रुचि के बालों को सहलाते हुए कहा, जान उठ जाओ, खाना खा लो और फिर तुम सो जाना। इस बार रुचि कसमसाते हुए उठ जाती है। फिर रोद रुचि को गोद में उठाकर बाथरूम ले जाता है और उसका मुंह धुलवाकर वापस लाकर बेड पर बैठा देता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। तभी रुचि ने रोद को देखकर कहा, आपने खाना खाया? नहीं, आप भी मेरे साथ ही खा लो। और फिर वो भी रोद को खाना खिलाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों ने खाना खा लिया था। तभी कोई उनके रूम का डोर नॉक करता है। तो रोज जाकर डोर खोल कर देखता है तो उनके सामने दिया खड़ी हुई थी। दिया ने रोद को देखकर कहा, क्या मैं रुचि से मिल सकती हूँ? तो रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो दिया रुचि के पास चली जाती है। दिया ने रुचि के पास जाकर कहा, मैं घर जा रही थी तो सोचा क्या एक और बार तुझसे मिल लूँ, अब कैसा लग रहा है? तो रुचि ने कहा, ठीक लग रहा है। इस वक्त रुचि का चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ था। दिया रुचि के एकदम गले लग जाती है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और वो रुचि को दिखाना नहीं चाहती थी। तभी रुचि ने कहा, दिया क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तो दिया ने रुचि से अलग होकर कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो रुचि ने कहा, तू अकेली जाएगी? तब दिया ने रुचि की बात सुनकर कहा, हाँ क्यों नहीं जा सकती, हमेशा अकेली ही तो आती जाती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। वैसे तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कोई तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और फिर वो रुचि के गाल पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। दिया नीचे पहुँचती है तो देखती है इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तो वो अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है
कि तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? आवाज़ सुनकर दिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर आदि खड़ा था। आदि को देखकर दिया ने कहा, वो मैं घर जा रही थी। तो आदि ने कहा, इतनी रात को, वो भी अकेले? तो दिया ने कहा, हाँ मैं चली जाऊंगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आदि ने कहा, लेकिन मुझे तो है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इतना बोलकर आदि आगे की ओर निकल जाता है तो दिया भी चुपचाप उसके पीछे चल देती है। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो आदि दिया के घर की तरफ गाड़ी को बढ़ा देता है। इस वक्त गाड़ी में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए दिया का फ़ोन रिंग करता है तो अपने फ़ोन को देखती है। उस पर उसके पापा का फ़ोन आ रहा था। पहले तो दिया फ़ोन को काट देती है, लेकिन एक बार फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है तो चिढ़ते भी अपना फ़ोन उठा लेती है। दिया के फ़ोन उठाते ही उसके पापा ने दिया को चिल्लाते हुए कहा, दिया कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? तो दिया ने कसमसाकर कहा, ओह लगता है आज आप घर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको पता चल गया है कि मैं घर पर हूँ या नहीं। अगर बाहर होते तो आपको मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं। सही कहा था मैंने? तो उसके पापा ने कहा, दिया तुम जहाँ कभी कहीं भी हो, अभी के अभी घर पहुँचो, उसके बाद हम बात करते हैं। अभी मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी। तो दिया ने कहा, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं। खैर आप छोड़िए, अभी मैं कुछ देर में घर पहुंच रही हूँ, उसके बाद हम बात कर लेंगे। इतना बोलकर दिया ने कॉल कट कर दिया। तभी आदि ने दिया की तरफ देखते हुए कहा, सब ठीक तो है ना? तो दिया हाँ में अपना सिर हिला देती है तो आदि चुपचाप गाड़ी चलाने पर अपना ध्यान देने लगता है। कुछ देर बाद में आदि दिया के घर के बाहर गाड़ी रोकता है तो दिया जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। फिर उसने आदि की तरफ देखकर कहा, ख्याल रखना अपना और रुचि का। तो आदि हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर दिया वहाँ से घर के अंदर चली जाती है और आदि अपनी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के लिए दौड़ा देता है। कुछ ही देर में आदि घर पहुँच जाता है और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। उसे बार बार दिया का चेहरा याद आ रहा था, उसका दिया के गले लगकर रोना और दिया का उसे संभालना, यही सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। थोड़ी ही देर में आदि को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अगली सुबह सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी त्रिशा उन्हें बाहर जाती हुई दिखाई देती है। तो रुद्र पात को कुछ इशारा करता है तो पात रुद्र का इशारा समझकर अपना सिर हाँ में हिला देता है और वहाँ से उठकर त्रिशा के रूम की तरफ चला जाता है। पार्थ त्रिशा के रूम में पहुंचकर छानबीन करने लगता है तो उसके हाथ एक पैकेट लग जाता है। उस पैकेट को देखकर पार्थ ने खुद से कहा, ये क्या है? और उस पैकेट को अपनी पॉकेट में रखते हुए कहता है, जो भी है चेक करवा लेंगे। त्रिशा के रूम में उसे और कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो उसके खिलाफ हो। थोड़ी देर बाद पार्थ वहाँ से सबके पास पहुँच जाता है तो प्रथम ने इशारे से पूछा तो पार्थ ना में सिर हिला देता है। रुचि जो काफ़ी देर से उन लोगों को नोटिस कर रही थी, उसने मासूमियत में कहा, आप लोग क्या इशारे इशारे में बातें कर रहे हो? रुचि के पूछने पर पार्थ और प्रथम सकपका जाते हैं और फिर प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चा, हम तो बस ऐसे काम के बारे में ही बातें कर रहे हैं। प्रथम की बात सुनकर
रुचि कुछ भी नहीं बोलती, वह चुपचाप बैठ जाती है। तभी रुद्र ने कहा, तुम जाओ आराम करो, हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तो रुचि ने मासूमियत से कहा, प्लीज़ आज ऑफिस मत जाइए। तो रुद्र ने कहा, लेकिन क्यों? तभी रुचि ने रुद्र से कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। तभी प्रथम ने कहा, रुद्र तू आज ऑफिस मत जा, आज हम सब संभाल लेंगे। तो रुद्र हाँ में सिर हिलाकर रुचि को लेकर रूम की तरफ चला जाता है और बाकी सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। पार्थ और प्रथम एक ही गाड़ी में थे। तभी प्रथम ने पार्थ से कहा, प्रथम मुझे त्रिशा के रूम से एक पॉकेट मिला है, देखने में ये ड्रग्स लग रहा है, एक बार हमें चेक करवा लेना चाहिए। तो प्रथम ने कहा, ठीक है, तो इसे लैब भेज देना, और हाँ, त्रिशा के बैंक डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट और वो किसके टच में हैं, हमें ये भी पता करना है। तो प्रथम ने कहा, डोंट वरी, मैं देख लूँगा। वैसे भी मैंने उसके पीछे अपने आदमी लगा के रखा है, जो उसके पल पल की खबर हमें देता रहेगा। तभी प्रथम ने कहा, वैसे आज हमारी एक मीटिंग, तो तुम जाकर उसे अटेंड कर लेना, हम ऑफिस में जो मीटिंग उसे अटेंड कर लेंगे। तो पार्थ ने कहा, ओके, और फिर कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। पार्थ उस पैकेट को अपने एक आदमी के हाथों लैब में भिजवा देता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम को पार्थ को क्लब जाना था, क्योंकि उसकी मीटिंग वहीं थी। पार्थ क्लब के लिए निकल जाता है। पार्थ अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद उनमें से एक फीमेल क्लाइंट ने पार्थ को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, ये लीजिए, डील होने की खुशी में हम थोड़ा सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। तो पार्थ भी बिन कुछ सोचे समझे मुस्कुराकर ड्रिंक से ले लेता है। तो पार्थ भी कुछ सोचे समझे मुस्कुराकर ड्रिंक ले लेता है और उसे पी लेता है। ये देखकर उस लड़की के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। ड्रिंक पीने के बाद पार्थ को कुछ अजीब फील होने लगता है। उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि उसे ड्रग्स दिया गया है। वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पार्थ ने अपने गार्ड को बुलाकर कहा, मेरे लिए रूम बुक करो, अभी फास्ट। तो गार्ड उसकी बात सुनकर जल्दी से रूम बुक कराने के लिए चले जाते हैं। तभी उस लड़की ने पार्थ के पास आकर बेशर्मी से कहा, रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर खन्ना, आप मेरे साथ मेरे रूम में चल सकते हैं। आई प्रॉमिस, आपकी ये रात यादगार बना दूंगी। तो पार्थ ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, और तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा, समझी तुम। अब तक पार्थ के गार्ड भी वहां आ गए थे। तो पार्थ ने उन गार्ड के साथ अपने रूम में चला जाता है। पार्थ के जाने के बाद उस लड़की ने खुद से कहा, तुम ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें ऐसा ड्रग दिया है जिसका असर बहुत ख़तरनाक होता है, और तुम्हें इतनी बेचैनी होगी कि उसे कम करने के लिए तुम मुझे खुद अपने पास बुलाओगे। पार्थ ने अपने गार्ड से कहा, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, वरना तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। तो गार्ड हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं पार्थ रूम में जाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। इस वक्त उसकी बॉडी किसी आग की भट्टी की तरह तप रही थी। पार्थ इस वक्त शावर के नीचे खड़ा हुआ था। पानी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं बाहर खड़े एक गार्ड ने कहा, यार चलना, हम चिल करते हैं, वैसे भी बॉस के रूम में कोई नहीं जा सकता। तो दूसरे गार्ड ने मना करते हुए कहा, नहीं, तू पागल है क्या, बॉस ने मना किया है, अगर गलती से भी रूम में कोई चला गया तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और हमें जिंदा ही गाड़ देंगे। तो पहले वाले गार्ड ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर तुझे नहीं जाना तो तू यहीं रह, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। तो दूसरे गार्ड ने कहा, ये खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। और वो गार्ड वहीं पर खड़ा रहता है। वो गार्ड प्रथम के रूम के बाहर खड़ा था। कुछ देर खड़ा रहने के बाद उसे खुद से ही कहा, ये कहाँ रह गया, मुझे बाथरूम जाना है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो गार्ड वहाँ से बाथरूम के लिए चला जाता है। जब वो गार्ड बाथरूम चला जाता है तभी एक लड़की नशे में झूमते हुए पाथ के रूम के अंदर चली जाती है। उस लड़की ने वाइट कलर की एक वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की रूम में आकर सबसे पहले अपनी ड्रेस की जिप खोलने लगती है। तभी पाथ भी वॉशरूम से बाहर की ओर आ जाता है। तभी पाथ की नज़र उस लड़की पर जाती है। तो पाथ को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे ड्रिंक दी थी। तो पाथ ने उसके पास जाकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी पाथ की नज़र उस लड़की के फेस पर जाती है तो उसके चेहरे पर ही उसकी नज़रें थम सी जाती हैं। उसका वो मासूम चेहरा चांद की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। पाथ तो एकटक उस लड़की के चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसकी वो नशीली आंखें, उसके वो गुलाबी होंठ पाथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वो उस लड़की अपनी नशीली आंखों से पाथ को ही देखे जा रही थी। उस लड़की ने पाथ को देखकर कहा, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? प्लीज़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने मुझे ड्रग्स दिया है जिससे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। पाथ का नशा भी उस पर हावी हो रहा था। तो पाथ ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। अब तक पाथ की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसका खुद पर से कंट्रोल छूटा जा रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो वो लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो पाथ ने उसके करीब जाते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ भी कोई सेफ नहीं हो। मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, आप अकेले भी तो हैं, लेकिन वो 3 लोग हैं और वैसे भी मुझे आपके साथ सेफ फील हो रहा है। तो पाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे जो होगा उसका जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकती क्योंकि मुझे भी किसी की ज़रूरत है। इतना बोलकर पाथ अपने होठों को उस लड़की के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वो लड़की भी पाथ का पूरा साथ दे रही थी। अगली सुबह जब उस लड़की की नींद खुलती है तो उसे अपनी कमर पर कोई भारी सी चीज़ महसूस होती है और सिर पर काफ़ी तेज़ दर्द भी हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके कॉलेज के लड़कों ने उसे ड्रिंक दी थी जिसे पीने के बाद उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की एक झटके में अपनी आंखें खोल देती है। ये देखकर वो लड़की हड़बड़ा कर उठ जाती है। उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ओ नो नबी, ये सब क्या हो गया? कहीं इन तीनों ने मेरे साथ किसी के साथ तो नहीं? तभी उसकी नज़र बगल में लेटे पाथ पर जाती है जिसका फेस दूसरी तरफ था। तो उसने खुद से कहा, ये तो उस चचूंदा जैसा नहीं लग रहा है। फिर वो बेड के धीरे से खड़े होकर अपने कपड़े पहन लेती है। तभी उसकी नज़र पाथ के हैंडसम से फेस पर जाती है। तो उसने खुद से कहा, ये तो किसी हीरो से कम नहीं है।
तभी उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, नबी जल्दी से भाग जाए यहाँ से। इसे देखकर लग रहा है ये काफ़ी अमीर है और इसे ये ज़रूर लग रहा होगा कि मैंने पैसों के लिए इसे फंसाने की कोशिश की है, फिर ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इस बॉडी बिल्डर के सामने मैं तो एक छोटी सी चूहिया हूँ। और फिर नबी बात के रूम में से भाग जाती है। जब वह बाहर पहुँचती है तो उसके सामने बॉडीगार्ड्स खड़े थे, तो उन्हें देखकर वहाँ से वो 9-2-11 हो जाती है। वहीं दोनों बॉडीगार्ड्स एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं।